नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल किया लॉन्च। वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों में आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट का भी किया वितरण। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ की बातचीत। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 3 कार्यालयों के अति आधुनिक कार्यालयों का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की कल्पना से देश बढ़ रहा है आगे। प्राकृतिक खेती को बताया समय की मांग। वनस्पति तेल आयात में आई 13% की कमी। फरवरी में 9.75 लाख टन पहुंचा। इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत करता है पाम ऑयल का आयात, जबकि अर्जेंटीना, ब्राजील से सोयाबीन तेल का होता है आयात। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और वंचित समुदाय के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में देश भर के 470 से अधिक जिलों से वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर वैकनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट का भी वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही सीधे गरीबों के बैंक खातों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि पहुंच गई। इससे वंचित वर्ग के 1 लाख उद्यमियों को फायदा पहुंचा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके की नुमाइंदगी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को पीछे रखने का आरोप लगाया और कहा कि ये वर्ग आगे आ जाता तो इनकी परिवारवादी राजनीति बंद हो जाती। मोदी जब दलित, वंचित समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गठबंधन वाले लोग सबसे ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जीवन आसान बने। वो तो आपको बस तरसा कर ही रखना चाहते हैं। आप किसी भी योजना को देखिए, इन्होंने आपके लिए शौचालय बनवाने का मजाक उड़वाया। इन्होंने जनधन योजना और उज्ज्वला योजना का विरोध किया। जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया। ये जानते हैं कि दलित, वंचित, पिछड़ा, ये सारे समाज और वहां के युवा अगर आगे आएंगे तो इनकी परिवारवादी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंचित वर्ग के लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने वंचित वर्ग के लोगों के महत्व को कभी नहीं समझा। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था। उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई ये योजनाएं, ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है। ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा तो वंचित के घरे में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। आप अपने व्यवसाय के जरिए किसानों की मदद कर पाते होंगे तो वो कैसे करते हैं और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उसके काफी सारी जो वेस्ट वाटर है वो बच सकता है। तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाया इसको? हाँ, ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। मतलब आप किसानी भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, एक प्रकार से आप तो पर्यावरण का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यस सर। अगर कृषि क्षेत्र में कोई उद्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं जो भी नए उद्योजक है उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी स्कीम का बेनिफिट्स ले और अपना फायदा करें। अगली खबर, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 3 कार्यालयों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के अति आधुनिक कार्यालयों का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की कल्पना से देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की कल्पना लेकर हम आगे बढ़े हैं और हमने मंत्रालय में शुरू में ही कहां गैप्स हैं और किस क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से सारे गैप से एक और बढ़ पाएंगे और दूसरी ओर कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ेगा, कोऑपरेटिव का टर्नओवर बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ाकर किसान तक उसका मुनाफा पहुंचा पाएंगे। एक क्षेत्र को हमने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में प्राकृतिक खेती के महत्व को बताते हुए कहा कि ऑर्गेनिक खेती समय की मांग है। ऑर्गेनिक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर किसान को ले जाना हमारे समय की मांग है। न केवल किसानों की समृद्धि के लिए, न केवल भूमि के संरक्षण के लिए, न केवल जल के बचाव के लिए, न केवल बाढ़ के उपाय के लिए, परंतु 130 करोड़ नागरिक और विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बढ़ोतरी, इसका मार्केटिंग और उसकी पहुंच बढ़ाना, रीच बढ़ाना बहुत जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 वर्ष में देश के सभी जिलों में भूमि तथा उत्पादों के परीक्षण के लिए लैब की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में ऑर्गेनिक में भूमि परीक्षण और अनाज के प्रोडक्शन मतलब खेत उत्पाद के टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरीज का जाला बनाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। 5 साल के अंदर इस देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां वो जिले में ऑर्गेनिक भूमि का और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का परीक्षण नहीं होता होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और अगली खबर, उद्योग आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में वनस्पति तेल आयात फरवरी में 13% घटकर लगभग 9.75 लाख टन रह गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11.14 लाख टन था। उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEA का कहना है कि कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा घटकर 9.67 लाख टन रह गया। गैर खाद्य तेलों का आयात भी एक साल पहले की समान अवधि के 16,006 टन से घटकर 7,000 टन रह गया है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 के दौरान वनस्पति तेलों का कुल आयात 21% घटा। बता दें कि इंडोनेशिया और मलेशिया से हम पाम
ऑयल का आयात करते हैं, जबकि अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल का आयात होता है। और देश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन और अन्य तरह की रसद व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने एनसीसीएफ का आउटलेट खोला गया है। आउटलेट का उद्घाटन करने आए केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इस आउटलेट के खुलने से यहां से आने जाने वाले लोगों को सस्ती दर पर रसद, भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल सहित अन्य तरह की खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर मिलेगी। इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय उपभोक्ता मामला सचिव रोहित कुमार सिंह से। उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के साथ साथ किचन से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। अभी एनसीसीएफ का आउटलेट पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने खुला है। इसका क्या फायदा होगा और उपभोक्ताओं को कितना मदद मिलेगी, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जी। सर, लगातार ये काम जारी है, कोरोना काल हो या उसके बाद के कई दौर आए हैं, लेकिन आपका ये काम लगातार जारी रहा है। इसका कितना फायदा हम देखें और किस रेट पे उपभोक्ताओं को मिलेंगे? देखिए, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उचित दरों पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो जनता को उपलब्ध कराई जाए। और पहली बार सरकार ने डायरेक्टली रिटेल में इंटरवेंशन शुरू किया है। तो रिटेल में जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें दालें एवं अन्य चीज़ें हैं, उसको इस तरह के स्थान जहाँ पे फुटफॉल्स ज़्यादा है, मेट्रो स्टेशन सामने है, लोग आते जाते घर से ऑफिस आते जाते यहाँ खरीद सकते हैं। तो उससे इसकी अवेलेबिलिटी को व्यापक रूप से सुनिश्चित कराना यही उद्देश्य है। और जो दरें हैं इसकी, जैसे भारत दाल चने की 60 रुपये, बाकी दालें भी बाज़ार से सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उपभोक्ता को आसानी हो सके और सुलभता से उपलब्ध हो सके। क्या क्या सामग्री इसमें मुख्य रूप से है सर? तो इसमें भारत दाल जो कई प्रकार की हैं और उसके बाद मिलेट्स हैं, और ये इस तक सीमित नहीं रहेगी। तो एनसीसीएफ इज़ अ बिज़नेस एंटिटी। अगर उनको लगता है कि उनके बिज़नेस में और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको इसमें शामिल करके, क्योंकि जगह तो अब हो गई, अब इसकी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए बाकी चीज़ें भी तो अच्छा ये है। और बहुत अन्य जगहों पे भी, मेट्रो स्टेशंस पे, अभी उस दिन कृषि भवन के अंदर भी इन्होंने लॉन्च किया। सो द आइडिया इज़ टू इंक्रीज देयर रीच, आई थिंक विच दे आर डूइंग सक्सेसफुली। दिल्ली से बाहर के उपभोक्ताओं को भी इसी का इंतजार है कि हर राज्य में हर जगह आउटलेट खोले, तो आपकी क्या रणनीति? तो आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से सबकी जानकारी के लिए, दिल्ली के बाहर भी ऐसे आउटलेट्स हैं और अभी आज तक 21,459 आउटलेट्स के माध्यम से ये भारत दाल उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मोबाइल आउटलेट भी हैं, इसमें फिक्स्ड आउटलेट भी हैं, और पूरे भारत के सभी राज्यों को मिला के 21,500 के आसपास आउटलेट्स के माध्यम से, और ये संख्या अभी और बढ़ेगी ताकि इसकी जो रीच है उसको और व्यापक बनाया जा सके। भारत दाल, भारत आटा, इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना भी आती है और किचन में भी एक अलग तरह की फीलिंग आती है, क्या कहेंगे? अच्छा है, ऐसी फीलिंग आती रहनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह, जिनका मानना है कि एनसीसीएफ द्वारा शुरू किए गए इस आउटलेट के जरिए न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे किचन की खाद्य सामग्री मिलेगी, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के तहत राष्ट्रीयता की भावना भी जगेगी। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब देश के लोगों को दिया जाने लगा है। इसके लिए कई राज्य सरकारों के द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने देना शुरू कर दिया है। इस नई योजना में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र लगाने पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट सोलर संयंत्र लगाने पर 60,000 रुपए तथा 3 किलोवाट या उससे ऊपर के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी।
बुधवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में 12 मार्च को सेब का भाव रहा 7500 रुपए। 13 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7500 रुपए पर बना रहा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मार्च को सेब का भाव था 13,000 रुपए। 13 मार्च को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 12,000 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 मार्च को सेब 7,000 रुपए पर बिका। राजस्थान के उदयपुर मंडी में 12 मार्च को सेब 4500 रुपए पर बिका। 13 मार्च को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 5500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 7220 रुपए, गोरखपुर मंडी में भाव रहा 7250 रुपए, ललितपुर मंडी में सेब 7260 रुपए पर बिका, जबकि हाथरस मंडी में सेब के सौदे 7180 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 8 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 6,46,000 टन का हुआ था। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को धोराजी और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं बदायूं मंडी में नरमी रही, जबकि उदयपुर मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए। 13 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2460 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मार्च को गेहूं का भाव था 2225 रुपए। 13 मार्च को इसके सौदे 215 रुपए उछलकर 2440 रुपए पर हुए। राजस्थान के उदयपुर मंडी में 12 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2850 रुपए। 13 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2850 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में बीते मंगलवार को धारा गेहूं का भाव था 2545 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 2520 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं की बात करें तो बुधवार को अलीगंज मंडी में गेहूं का भाव रहा 2315 रुपए। आनंद नगर मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। प्रतापगढ़ मंडी में गेहूं 2490 रुपए पर बिका, जबकि सफदरजंग मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2550 रुपए पर हुए। वहीं बात गेहूं की पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश के किसान इस समय मूंग और उड़द की बुवाई कर ले। उत्तराखंड में किसान टमाटर और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। यहाँ के किसान गेहूं, जौ, चना, मटर और मसूर की समय पर सिंचाई करे। साथ ही यहाँ इस समय भिंडी, मक्का और फ्रेंच बीन की बुआई भी की जा सकती है। पंजाब के किसान गेहूं, टमाटर और आलू की समय पर सिंचाई करें। साथ ही पंजाब के किसान इस समय शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली के किसान पकी हुई सरसों की कटाई का काम कर ले। यहाँ पर किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर ले। साथ ही यहाँ इस समय टमाटर और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। असम के किसान टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। असम में ही किसान आलू की खुदाई कर ले। यहाँ के किसान आहू धान की नर्सरी लगा ले। साथ ही यहाँ के निचले इलाकों में बाओ धान की बुआई की जा सकती है। असम में इस समय जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द, भिंडी, तुरई और लौकी की बुआई की जा सकती है। वहीं मेघालय के किसान टमाटर, मूली, गाजर, शलजम और मटर की बुआई जारी रखें। नागालैंड के किसान सफेद सरसों की पकी फसल की कटाई जारी रखें। नागालैंड में इस समय राजमा, मक्का और अदरक की बुआई की जा सकती है। मिजोरम के किसान मटर, मसूर और तोरी की तुड़ाई कर ले। वहीं त्रिपुरा के किसान आलू की पकी फसल की खुदाई का काम कर ले। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई भी कर ले। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक की अधिसूचना पर कहा कि सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, इसकी आलोचना का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से भाजपा को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार इतिहास रचेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति को लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बेरोजगार और आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर राजौरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ने PM विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन को शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिंदू शरणार्थियों पर दिए विवादित बयान के बाद उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के कारण दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। शाहजहां शेख के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर ईडी ने संदेश खाली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने धामाखली के एक मछली बाजार में छापेमारी की है। बाजार के प्रमुख साझेदारों में से एक नजरुल वल्ला शाहजहां शेख का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। DRI ने 4 राज्यों में छापे मारकर 12 तस्करों को गिरफ्तार कर विदेश से तस्करी कर लाए 40 करोड़ रुपए का 61.08 किलो सोना, 13 लाख रुपए कैश और 19 गाड़ियों को जब्त किया है। DRI ने राइजिंग सन नाम से इस ऑपरेशन को चलाया। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।